ना सर, मैं बता क्या रहा हूं, ध्यान से देखना। कल की क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप याद करो, मैंने कल की क्लास में आपको डेफिशिएंट डिमांड पूरा बताया। अच्छा, क्या बोलते हो, कैसे करने की इच्छा है? पहले सारा नया वाला पोर्शन पढ़ा दूं, पहले सारा नया वाला पोर्शन पढ़ा दूं, या पहले हम डेफिशिएंट डिमांड को, थैंक यू बेटा, पहले डेफिशिएंट डिमांड को अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लें? बताओ क्या बोलते हो, क्या मैंने, बताओ, जैसे आप बोलोगे वैसे करा दूंगा। क्या मैंने, बोलो, पहले पढ़ा दूं या पहले अपन डेफिशिएंट डिमांड थोड़ा सा रिवाइज कर लें? बोलो क्या करना है, पहले रिवाइज करा दूं? वेरी गुड। तो देखो अब लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। सर सबसे पहले डेफिशिएंट डिमांड क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड उस एग्रीगेट डिमांड से कम है जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए चाहिए। कीप इट सिंपल। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? बोलिए, डेफिशिएंट डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड is less than aggregate demand required for full utilization of resources, required for full utilization of resources। तो रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए जो डिमांड चाहिए, क्या बोल रहा हूं, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए जो डिमांड चाहिए, अगर हमारी डिमांड उस डिमांड से कम है तो हम कहेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड है। देखो, मैं, आप ये टेंशन मत लो कि अरे सर आप इतना सारा पढ़ा दोगे वापस से रिवाइज। मैं आपको सिर्फ उतना रिवाइज करा रहा हूं कि मन में कॉन्सेप्ट सेट हो। ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट रहेगा कि हाँ यार सर ने ये हमें पढ़ाया था और ये हमें आया समझ में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई डेफिशिएंट डिमांड का डायग्रामेटिक मेजरमेंट कैसे होगा। तो मैंने आपको बोला, एक आपको एएस कर्व बनाना है, एक एडी कर्व बनाना है और एक और एडी कर्व बनाना है। अब ये तो मेरा एएस कर्व है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब डेफिशिएंट डिमांड क्या है? डेफिशिएंट डिमांड वो डिमांड है जो उस एग्रीगेट डिमांड से कम है जो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए चाहिए। तो जो प्लान्ड एडी है वो फुल एडी के नीचे रहेगी, तो ये प्लान्ड एडी है। अब जहां पर एडी एफ और एएस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और जहां पे एडीपी, प्लान्ड एडी और एएस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको दोनों में से एक चीज बोल सकते हो, डेफिशिएंट डिमांड भी बोल सकते हो और डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हो। याद करो, मैंने बताया था जो डेफिशिएंट डिमांड होती है वही डिफ्लेशनरी गैप होता है। याद आ गया? बिल्कुल। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था? हमने आगे पढ़ा था तो अपना आगे का टॉपिक क्या आता है? अपने आगे का टॉपिक क्या आता है? आगे का टॉपिक आता है बेटा कॉजेज ऑफ, किसके कॉजेज? कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। भाई डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेज क्या होते हैं? तो आप तो सिंपल याद रखिए भाई, डिमांड के, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कम है क्योंकि इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है क्योंकि बिजनेस आउटलुक अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ फंड्स है। हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा इसलिए होंगे क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस वुड बी लोअर देन डोमेस्टिक प्राइसेस। याद आया? और एक रीजन और था,
इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। टैक्स रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम यानी इनकम आफ्टर टैक्स कम हो जाती है, इससे कंजम्पशन कम हो जाता है। तो डेफिशिएंट डिमांड के 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉजेज हमको पता होने चाहिए। बोलो आया, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि अगर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो देयर विल बी 4 क्रिटिकल सिचुएशंस। याद आई? देखो एक ही मिनट ही तो लगी रिवाइज करने में, पर पॉइंट तो याद आ गया। अच्छा, 4 क्रिटिकल सिचुएशन क्या थी? एक तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि डिमांड डेफिशिएंट है तो इकोनॉमी में क्या आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे। एक क्या आएगा, डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप में मेन आपको याद करना है डिफ्लेशनरी स्पाइरल। डिफ्लेशनरी गैप में मेन आपको क्या याद करना है, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। या मेन आपको याद रखना है, या मेन आपको याद रखना है डिफ्लेशनरी स्पाइरल याद रखना है, या मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि आपको याद रखना है डिफ्लेशनरी स्पाइरल, या तो याद रखो, या याद क्या था, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब इसमें क्या होता था, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होती थी, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम होता था। जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम होता था तो आउटपुट भी कम आता था सर, और क्योंकि आउटपुट कम आता था तो आउटपुट कम आने की वजह से लोगों की इनकम भी कम आती थी। समझ में आया क्या? आउटपुट कम आता था तो लोगों की इनकम भी कम आती थी। तो लो डिमांड की वजह से लो इन्वेस्टमेंट थी, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से लो आउटपुट है, लो आउटपुट है तो लो इनकम है, और जब इनकम कम है तो डिमांड तो कम ही रहेगी। तो इससे एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाता है जिसको डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी स्पाइरल या लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप कहा जा रहा था। तीसरी क्रिटिकल सिचुएशन क्या थी, लोगों के पास अनडिजायर्ड स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा। और आखिरी प्रॉब्लम क्या थी, अनडिजायर्ड स्टॉक बिल्डअप होगा, तो अनडिजायर्ड स्टॉक को बिल्डअप करने के लिए, जो क्लियर करने के लिए हमें प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, तो इकोनॉमी में प्राइसेस क्रैश हो जाएंगी। प्राइसेस क्रैश हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर को लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। यह है डेफिशिएंट डिमांड। इतना सा डायग्राम है डेफिशिएंट डिमांड में, समझ में आ गया? अब इसको बिल्कुल वाइस वर्सा करो, एक्सेस डिमांड आएगा। इसको बिल्कुल वाइस वर्सा करो, एक्सेस डिमांड आएगा। तो जब डेफिशिएंट डिमांड क्लियर होगा तभी तो एक्सेस डिमांड क्लियर होगा ना भाई। अब आओ, अब आओ। उदित ने तो मना कर दिया, नहीं सर मैं तो रिवीजन ही नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा। चलिए, तो अब क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड को समझो। अब एक्सेस डिमांड क्या है कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है, प्लांट मतलब प्लांट एग्रीगेट डिमांड होती है आने वाले एक साल की एस्टिमेटेड डिमांड। भाई हम इकोनॉमिक्स में कभी भी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड तो लेते ही नहीं है, हम इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या लेते हैं, प्लांट एग्रीगेट डिमांड। तो अगर प्लांट एग्रीगेट डिमांड मतलब जो आने वाला एक साल है उसकी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। मान लो मैं कहता हूं प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज 1200 करोड़, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए 900 करोड़ की डिमांड चाहिए, तो आप कहेंगे कि देयर इज एन एक्सेस डिमांड ऑफ 300 करोड़। हाउ डू यू मेजर एक्सेस डिमांड? हाउ डू यू मेजर एक्सेस डिमांड? Excess demand is difference between planned aggregate demand minus aggregate demand corresponding to full employment level in the economy. बोलो आया नहीं आया? और इसका डायग्रामेटिक मेजरमेंट कैसे होगा? आप सोचो इसका डायग्राम अगर मैं खुद बनाऊं लॉजिक से, तो आप मुझे बताना इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मैं पहले एक मिनिमम डायग्राम बना के दे रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप सब जानते हैं इनकम आती है, वाई एक्सिस पे एडी और एएस आता है। एएस लाइन एक 45 डिग्री लाइन बनती है, और ये मैं आपको कह रहा हूं मेरा, ये मैं कह रहा हूं आपको मेरा एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। और जहां पे एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एएस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। कोई प्रॉब्लम? अब कोई बताएगा इसमें एडी
ADP कहां बनेगा, हैंड रेस करना। कोई बताएगा इसमें ADP कहां बनेगा? देखो लॉजिक से सीखने का कितना फायदा है, बताओ ADP कहां बनेगा? ADF के ऊपर बनेगा, क्योंकि अभी प्लांट डिमांड एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है, मतलब एडी प्लांट का कर्व ADF के कर्व के ऊपर बनना चाहिए। तो ये मेरा ADF का कर्व हो गया, ADP का कर्व हो गया। तो अब ADF और ADP के बीच का जो गैप है, दिस टाइम दिस इज एक्सेस डिमांड। बताओ आया कि नहीं आया? तो डायग्रामेटिक मेजरमेंट होगा तो ऐसे होगा, और अगर आप उसको फॉर्मूले से मेजर करोगे तो एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू प्लांट एग्रीगेट डिमांड माइनस एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बताइए आया कि नहीं आया? अब आपसे कोई पूछे कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, सर इतने बुरे हो आप? नहीं, मैं बुरा नहीं, मैं अच्छा हूं। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो पीछे पढ़ा था उसको वाइस वर्सा करो ना यार। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स क्या हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यही है। अब कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है? बोले इकोनॉमी में प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाई है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाई है क्योंकि मार्जिनल, उल्टा बोलो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अब की बार ज्यादा होगा और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगा। मतलब लोग सेव कम कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा होगा? इकोनॉमिक आउटलुक बहुत अच्छा है, इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। प्रोड्यूसर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हाई रिटर्न आएगा। प्रोड्यूसर को क्या लग रहा है? वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हाई रिटर्न आएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हाई है। या फिर और क्या हाई है? और क्या हाई है? बोले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई क्यों होता है? गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स ला रही है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे ना कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लाती है, तो जब गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लाएगी, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स लाएगी, कंट्री के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाएगी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई हो जाएगा। अच्छा, और क्या रीजन है? अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट्स हैं। अब एक्सपोर्ट्स क्यों ज्यादा हो रहे होंगे अपने देश में? क्योंकि अब की बार उल्टा होगा, डोमेस्टिक प्राइसेस चीपर होंगी और इंटरनेशनल प्राइसेस महंगी होंगी। मतलब जो माल इंडिया में बन रहा है वो तो सस्ता है और जो माल बाहर बन रहा है वो महंगा है, तो इस वजह से इंडिया का माल बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। और जैसे अब, अच्छा मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं। मेडिसिन होती है, मेडिसिन की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, बिकॉज आज यूएसए का 40-50% मेडिसिन मार्केट इंडिया कंट्रोल करती है। इतना भयंकर अपन लोग फार्मा का क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट हाई कब होते हैं? जब डोमेस्टिक प्राइसेस कम होती है और इंटरनेशनल प्राइसेस महंगी होती है। और लास्ट हमारी कंट्री के क्या कम है? इंपोर्ट्स कम है। अब इंपोर्ट्स क्यों कम होंगे? उल्टा बोलो भाई, इंटरनेशनल प्राइसेस आर हायर and domestic prices are cheaper. So if domestic prices are cheaper, why will we import? If domestic prices are cheaper, why will we import? तो अगर कंट्री के इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगा। एक रीजन और है, डिक्रीज इन टैक्स रेट। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स कम कर दी, अभी करी ना हमारे देश में, जीएसटी की रेट्स कम हुई। अब जीएसटी की रेट कम होगी तो लोगों के पास हाई डिस्पोजेबल इनकम बचेगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेस को पे करने के बाद जो इनकम बचती है। अब हाई डिस्पोजेबल इनकम है तो बाय डिफॉल्ट इट विल इंक्रीज कंजम्पशन। तो कितने कॉजेज होगा एक्सेस डिमांड के? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन टैक्स रेट्स। अब याद रखो, 2 सेक्टर इकोनॉमी के लिए पूछेगा तो सिर्फ ये दोनों पॉइंट लिखना, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी में तो सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड होते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी पूछे तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और 6th पॉइंट भी लिखना,
क्योंकि 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ जाती है तो टैक्सेस तो गवर्नमेंट ही लगाती है। और अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो 1 2 3 तो लिखोगे ही। 4 सेक्टर इकोनॉमी में ROW भी होता है तो एक्सपोर्ट भी लिखोगे और इंपोर्ट भी लिखोगे। मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो 2 पॉइंट्स आएंगे, 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो 4 पॉइंट्स आएंगे, और 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो 6 पॉइंट्स आएंगे। इजी है, पढ़ो तो सही, समझो तो सही। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर, क्यों नहीं आएगा? डन है बताओ, डन है बताओ। चलो एक बार शीट निकालो, मैं शीट से इतना रीड कराऊंगा आपको। एक बार अपनी अपनी शीट निकालो, पहले मैं इतना रीड कराऊंगा, इतना रीड कराने के बाद फिर अपने आगे चलेंगे। टॉपिक नंबर 8 निकालना है अपने को शीट में, टॉपिक नंबर 8 से निकालना है। टॉपिक नंबर 8 पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड मिलेगा। निकाला आपने? निकाल लिया? तो देखो सबसे पहले आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड में मैंने एक डेटा लिया हुआ है। मैंने एग्रीगेट सप्लाई ले रखी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे 1000 करोड़ ले रखी है। एग्रीगेट सप्लाई बोल लो, एग्रीगेट डिमांड बोल लो, एक ही बात है। मैंने कल भी बताया था ASAD बराबर होते हैं। उसमें ASF लिखा है, अब ASF की जगह ADF लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है 1000 करोड़। प्लांट एग्रीगेट डिमांड है 1100 करोड़। मतलब प्लांट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से 100 ज्यादा है, तो एक्सेस डिमांड कितनी हो गई? 100 करोड़। मैंने इस डेटा में 300 करोड़ लिया था, ठीक है यार, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अच्छा, कुल मिला के सिंपल है, डिमांड is said to be excess when it is more than what is required for full utilization of resources। और ब्रैकेट में मैंने लिखा दिया, अगर AD के आगे P लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, ADP is greater than AS। कौन सी AS? ब्रैकेट में लिखा हुआ है corresponding to full employment level। अच्छा, मेजरमेंट कैसे करेंगे एक्सेस डिमांड का? तो मैंने उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करा रखा होगा और सेम ऐसा डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा। अब डायग्राम का डिस्क्रिप्शन पढ़ना बोर्ड पर देखते हुए। सबसे पहले मैंने ADF लिखा रखा है। व्हाट इज ADF? बोले ADF लाइन शोज द रिक्वायर्ड लेवल, ADF लाइन शोज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फिर देखो मैंने ADP लिखाया होगा, तो मैंने आपको लिखा होगा ADP लाइन शोज प्लांट एग्रीगेट डिमांड विच इज हायर देन ADF। फिर मैंने क्या लिखा होगा? वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन ADF एंड ADP, इसको मैं F नाम दे रहा हूं। वर्टिकल डिस्टेंस, इसको F नाम दे दिया। तो वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ADF एंड ADP इज इक्वल टू EF विच इज एक्सेस डिमांड। बोलो आया? अरे आया? याद रखना, इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। लेकिन वो भी मैं डिनोट नहीं करूंगा, मैं पहले इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग समझाऊंगा, तो वो भी मैं डिनोट नहीं करा, सिर्फ बताया हूं। डन। फिर आपको मिलेगा कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। मिला? तो पहला कॉज क्या लिखा रखा है? अब मैंने इकोनॉमी वाइज लिखा रखा है कि 2 सेक्टर में क्या होगा, 3 में क्या होगा और 4 में क्या होगा। पहले पढ़ो। There are 2 principal causes of excess aggregate demand in 2 sector closed economy। पहला क्या है? Increase in private consumption expenditure। उसमें क्या लिखा है? Excess AD में occur due to increase in private consumption expenditure। This may occur due to high marginal propensity to consume और decrease in propensity to save। एक ही बात है। फिर एक लिखा होगा increase in investment expenditure। क्यों भाई investment expenditure क्यों ज्यादा है? This may occur due to bullish business expectation। bullish माने इकोनॉमी में बहुत अच्छा होगा, bullish मतलब पॉजिटिव है हम लोग इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अच्छा चलो, कितनी अच्छी बात बताता हूं, मतलब एक सीख सिखाता हूं, तुम कहोगे वाह सर क्या बढ़िया बात बताई। जब अच्छी सिचुएशन होती है तो उसको बुलिश बोलते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा, ये सुना होगा आपने, मैंने तो कई मूवीज में भी देख लिया, आजकल ये लोग डायलॉग मार देते हैं।
ठीक है, बहुत सारी मूवीज में आता है, जो शेयर मार्केट बेस्ड मूवीज होंगी वो लोग भी बताते हैं, बट हम शेयर मार्केट बेस्ड मूवीज भी तो नहीं देखते, हम तो इंस्टाग्राम पे पूरी तलते हुए देखते हैं। तो बुलिश और बियरिश क्यों होता है? बुल माने सांड होता है, सांड सींगों से मारता है तो हमेशा यूं मारता है, और जो बियर होता है बुल, बियर बियर माने भालू, भालू पंजे से मारता है, वो पंजा यूं मारता है, भालू कभी पंजा यूं नहीं मारेगा, यूं मारेगा। यूं मार रहा है मतलब नीचे जा रहा है, यूं मार रहा है मतलब ऊपर जा रहा है। इसलिए अच्छा माने बुलिश और बुरा माने बियरिश। बियरिश माने चीजें नीचे आ रही है, बुलिश माने चीजें ऊपर जा रही है। तो दिस में अकर ड्यू टू बुलिश। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं हर कोई जानता है बुलिश बियरिश के पीछे कॉन्सेप्ट। आप लोग अभी बच्चे हैं, नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बताया। एवरीबडी नोज हु इज वर्किंग इन शेयर मार्केट, दे वुड नो। आपके घर पे पापा मम्मी कोई शेयर मार्केट में काम करते होंगे, दो वुड भी नहीं, पूछना आप उनसे। तो दिस में अकर ड्यू टू बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हेन प्रोड्यूसर्स आर एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में देखो मैंने क्या लिखाया, देखो थ्री सेक्टर इकोनॉमी मैंने रिपीट नहीं कराया, सी और आई तो आ ही जाएगा। उसके अलावा एक और पॉइंट अब आ गया जी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज, द गवर्नमेंट में इंक्रीज इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोजेक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। एक होगा फॉल इन टैक्स रेट, ये तो बड़ा इजी है, फॉल इन टैक्स रेट लीव्स हायर डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल। फिर आई फोर सेक्टर इकोनॉमी, तो वहां पे सेम 1 2 3 4 पॉइंट तो सेम हो जाएंगे। एक पॉइंट क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। उसमें क्या लिखा है, एक्सपोर्ट्स विल मेनली इंक्रीज, कब? ड्यू टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइसेस। हाँ, मार्केट बोल लो, एक ही बात है। और फिर आएगा इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स क्यों इंक्रीज हो रहे होंगे? फॉल इन इंपोर्ट्स may take place due to higher, same reason है ऊपर वाला, international prices when compared to domestic market। अभी डोमेस्टिक मार्केट में चीज सस्ती है तो मैं इंपोर्ट क्यों करूंगा, मेरा कोई दिमाग थोड़ी ना खराब हुआ है। बोलो आया? अब जैसे 4 क्रिटिकल सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की थी, वैसे ही क्रिटिकल सिचुएशंस हमें एक्सेस डिमांड में पढ़नी है। डन है क्या? पहले बताओ आप तो। आ रहा है? अरे आ रहा है? समझ के आ रहा है या रट के आ रहा है? पहले बताओ, समझ के आ रहा है? हाँ, इजी है यार, हार्ड थोड़ी ना है। अब आओ, अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, क्या पढ़ा रहे हो सर? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ा रहा हूं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? क्रिटिकल सिचुएशंस जो क्रिएट होती हैं ड्यू टू एक्सेस डिमांड। दोनों तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। या तो ऐसे पूछेगा व्हाट आर द क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएटेड बाय एक्सेस डिमांड, या आपसे पूछेगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। तो वो आपको आने चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा, अब देखो यहां पे देखो, इन्फ्लेशनरी गैप सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस है सर। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मैंने पूरा सा चार्ट बना रखा है, एक बार वो चार्ट छोड़ दो। मैं एक आपको सिंपल सी लॉजिक से सिखाता हूं, अगर आप लॉजिक से सीखना चाहते हो तो मैं लॉजिक से सिखाता हूं। मतलब चार्ट भी लॉजिक ही है, बट सिंपल एंड स्वीट लॉजिक। सर एक्सेस डिमांड क्या है कि इकोनॉमी में जो डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, यही है। तो अब लॉजिकली सोचो, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इकोनॉमी में आउटपुट तो नहीं बढ़ा सकते। डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है, तो अगर डिमांड बढ़ भी रही है तो आउटपुट तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में। तो जब डिमांड बढ़ती जाएगी और आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो महंगाई होगी, इन्फ्लेशनरी गैप। कितना इजी है। इन्फ्लेशन माने क्या? महंगाई। महंगाई क्यों हो रही है? सोचो, महंगाई नहीं होती, अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तो अगर डिमांड बढ़ती तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देते, महंगाई थोड़ी होती। अभी महंगाई क्यों हो रही है? इकोनॉमी तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है और डिमांड तो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है। अब आप सब जानते हैं शॉर्ट रन में, हमारा असम्पशन है शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है,
तो जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा डिमांड, आउटपुट तो बढ़ नहीं रहा, तो इकोनॉमी में क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन। बोलो आया। अब इसकी डिटेल्ड कहानी आप समझ लो, उसका कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप मेजर कैसे करोगे ये और समझ लो। इन्फ्लेशनरी गैप इज नथिंग बट, इन्फ्लेशनरी गैप इज नथिंग बट एक्सेस डिमांड। तो जैसे आपने एक्सेस डिमांड मेजर करी थी वैसे ही इन्फ्लेशनरी गैप मेजर होगा, यानी एडी जो प्लान्ड है माइनस जो एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। बोलो आया। अरे आया, बहुत बढ़िया सर, ये तो बढ़िया पढ़ा दिया आपने। अब इन्फ्लेशनरी गैप को डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिंपल समझो। इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो रही है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो रही है। अब एक्सेस डिमांड होने से क्या होता है भाई, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, डिमांड बढ़ती जाए, रिसोर्स थोड़ी बढ़ रहा है। तो भैया इससे क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। भाई रिसोर्स थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ने से रिसोर्स थोड़ी बढ़ जाएंगे, कंट्री में जो रिसोर्स हैं वो हैं, तो प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आता है। अब प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से क्या होता है, जब रिसोर्स पे प्रेशर आएगा, और यहां पे रिसोर्स एक ही है, लेबर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर। अब ज्यादा लेबर की डिमांड आएगी, तो लेबर भी चला के बोले और मेरी तो बहुत डिमांड आ रही है, मेरे को तो बहुत बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, प्राइसेस महंगी कर देगी, लेबर ज्यादा वेजेस मांगेगी, लेबर ज्यादा वेजेस मांगेगी, तो राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होएगा। भाई लेबर को ज्यादा पैसे देने बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इकोनॉमी में हर चीज महंगी होती जाएगी, राइज इन जनरल प्राइस लेवल होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है, डिमांड बढ़ने से हम प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि आउटपुट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों भाई आउटपुट लेवल कांस्टेंट क्यों है, आउटपुट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज resources are already fully utilized। बोलिए आया। अरे आया कि नहीं आया, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सेस डिमांड कॉजेस अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। बोलो आया। इसी को आप थ्योरी में एक्सप्लेन कर दो, बोले excess demand will cause pressure on existing resources, as a result cost of production will increase, which will increase general price level causing inflation in the economy, and in situation of full employment output remains constant because resources are already fully utilized। बताओ आया नहीं आया, अरे आया। और पेपर में पूछे यार इन्फ्लेशनरी गैप मेजर कैसे होता है, बोले इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। और डायग्राम पे कैसे मेजर होता है वो हमने बना ही दिया, ये जो एक्सेस डिमांड है यही आपका इन्फ्लेशनरी गैप भी है। डन, डन है क्या, सेम डायग्राम दो बार बना हुआ होगा, एक बार यहां और एक बार इन्फ्लेशनरी गैप में। क्लियर है। अब सोचो इसी से एक और कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है, अलग से समझने की जरूरत नहीं। बोले जीडीपी स्टैटिक हो जाएगी, स्टैटिक मतलब नॉन चेंजिंग, जो चेंज नहीं होगी। बिल्कुल जीडीपी स्टैटिक है, सेम ही तो रीजन है, जीडीपी स्टैटिक क्यों है, सेम ही तो रीजन है, यही तो रीजन है। जीडीपी स्टैटिक क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी भी तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते नहीं हो, रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, तो रिसोर्सेज नहीं आप बढ़ा पा रहे, प्रोडक्शन आप नहीं बढ़ा पा रहे, आउटपुट नहीं बढ़ा पा रहे, रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो जीडीपी स्टैटिक हो गई, कांस्टेंट हो गई, नहीं चेंज हो रही। बोलो आया नहीं आया। एक बार नोट्स निकालो, देखो इसको नोट से पढ़ेंगे अच्छे से। अभी मैं और भी कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा, अभी मैंने दो ही पढ़ाए हैं क्योंकि मेन दो ही हैं, और उसके बाद एक बहुत अच्छा है वेज प्राइस स्पाइरल, शानदार कॉन्सेप्ट, वेज प्राइस स्पाइरल, आपकी स्कूल की टीचर का फेवरेट टॉपिक, वो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। पहले निकालो
टॉपिक मिलेगा कॉन्सिक्वेंस, टॉपिक 9 या 10 होगा, देख लेना कौन सा है। टॉपिक 10 होगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड या क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएटेड बाय एक्सेस डिमांड। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड के ब्रैकेट में लिख लेना, अगर नहीं लिखा हुआ हो क्रिटिकल सिचुएशंस। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड के ब्रैकेट में नोट्स में लिख लेना क्रिटिकल सिचुएशंस, अगर पहले से लिखा हुआ ना हो। लिख लिया आपने, पढ़ो। थ्योरी पढ़ेंगे, डायग्राम तो सेम यही बना हुआ मिलेगा आपको। क्या लिखा है? एक्सेस डिमांड कॉजेस इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। द सिचुएशन इन द सिचुएशन ऑफ, क्या होता है? इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड में क्या होगा बोल रहा है? द लेवल ऑफ आउटपुट तो इंक्रीज नहीं होगा, बोले द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज इन द इकोनॉमी बिकॉज रिसोर्सेज आर already fully employed. Output remains constant corresponding to full employment. On the other hand, excess demand generates pressure on existing resources and accordingly cost of production will rise, which leads to rise in general price level in the economy. Keynes termed this situation as inflationary gap. बोलो आया? फिर अपन ने पढ़ा होगा आगे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, उसमें ये लिखा है इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू एडीपी माइनस एडीएफ। इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एडी एंड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा। बस बोलो आया? अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी में क्या लिखा है? इवन व्हेन लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब जो लेवल ऑफ एडी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है, द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज। इसी को हम बोल रहे हैं स्टैटिक जीडीपी। इट रिमेन्स स्टैटिक यानी कांस्टेंट। It is a situation where higher demand fails to generate higher GDP in the economy. This is because resources are fully employed. Resources are fully employed in the economy and there is no excess capacity in the economy. Done? 2 पॉइंट अपने हो गए। अभी इसमें पढ़ेंगे वेज प्राइस स्पाइरल और लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या पढ़ेंगे? वेज प्राइस स्पाइरल और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, मैं बताऊंगा आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मेन मुझे जो समझाना है वो मुझे वेज प्राइस स्पाइरल समझाना है। बोलो बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे, बताओ। बेटा सिंपल सा है, जब डिमांड बढ़ेगी तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो जो रिसोर्स ऑलरेडी हैं इकोनॉमी में उन्हीं की डिमांड बढ़ेगी। मतलब जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उन्हीं की डिमांड बढ़ेगी। मैं इसको बोल रहा हूँ यार मेरे यहाँ नौकरी कर ले, ये इसको बोल रहा होगा यार मेरे यहाँ नौकरी कर ले, ये इसको बोल रहे होगे मेरे यहाँ नौकरी कर ले, तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। ये बोलेगी यार मेरे तो 3-3 लोग चाह रहे हैं मेरे को नौकरी पे रखना है, तो मुझे को बोलेगी भैया देखो अभी तो आप मेरे को 2 लाख की सैलरी दे रहे हो, 3 लाख की दे दो, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा भग जाए यहाँ से। पर अब मुझे ये भी पता है अगर ये भग गई तो कोई और लेबर तो मिलनी नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज तो फुली यूटिलाइज होगा। नहीं तो रुक 3 लाख ले लेना, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। डन है? डन है क्या? चलो अब इसी को वेज प्राइस स्पाइरल बोल रहे हैं, इसी को वेज प्राइस स्पाइरल भी बोल रहे हैं। अब वेज प्राइस स्पाइरल का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं एक बार। पहले एक डाउट आंसर करूं। हाँ जी बेटा जी बोलिए। नहीं होगी, अपन तो रियल जीडीपी देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी थोड़ी देखते हैं। फिर आपने तो पढ़ा ही नहीं नेशनल इनकम ध्यान से। नॉमिनल जीडीपी इसीलिए तो कंसिडर नहीं होता क्योंकि अपन जो जीडीपी का इंक्रीज देखना चाहते हैं वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखना चाहते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कंसिडर रियल जीडीपी एज द टूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉट द नॉमिनल जीडीपी। So when we are talking about GDP, we are talking about real GDP. We are not talking about nominal GDP. Obviously, inflation होगा तो nominal GDP will increase, but real GDP will not increase because output is constant. चलिए आए, बढ़े आगे, पढ़ो सर।
अब सर वेज प्राइस स्पाइरल क्या है? सर ये बोल रहा है वेजेस बढ़ने से महंगाई होगी और महंगाई बढ़ने से वेजेस बढ़ेगी, वेजेस बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। वो तो बढ़ेगी भाई, वेजेस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने से वेजेस बढ़ेगी। क्यों? मार्केट में महंगाई बढ़ रही होगी तो फिर मेरा वर्कर मेरे को आके क्या बोलेगा, अरे सर सब महंगा हो गया, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। मैं तो गुजारा ही नहीं चल रहा, तो मैं फिर तनख्वाह बढ़ाऊंगा, फिर तनख्वाह बढ़ाऊंगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर मार्केट में और चीजें महंगी होंगी, फिर लेबर और भाई अब तो चीजें और महंगी हो गई, और तनख्वाह बढ़ाओ, फिर मैं और तनख्वाह बढ़ाऊंगा। सिलसिला यूं ही चक्का चक 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 का घूमता गया। स्पाइरल माने जो चीज नेवर एंडिंग है, दिस इज स्पाइरल। हाउ डू यू रिप्रेजेंट स्पाइरल? नेवर एंडिंग, दिस इज स्पाइरल। आप अपनी बुक्स को क्या कराते हो? स्पाइरल। दिस इज स्पाइरल, नेवर एंडिंग, समथिंग विच कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। तो वेज महंगी हो रही है इसलिए प्राइसेस महंगी हो रही है, और प्राइसेस महंगी हो रही है इसलिए वेजेस महंगी हो रही है। शॉर्ट में अगर समझो, शॉर्ट एंड सिंपल, ऑब्वियसली डिटेल में अभी मैं गाना गा दूंगा पूरा, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल समझो तो ये वेज क्यों, वेज महंगी हुई इसलिए प्राइस महंगी हुई, प्राइस महंगी होगी तो लेबर आके और तनख्वाह मांगेगी, वापस वेज बढ़ेगी, फिर वेज बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर वेज बढ़ानी पड़ेगी। वेज से प्राइस बढ़ रही है, प्राइस से वेज, वेज से प्राइस बढ़ रही है, प्राइस से वेज, वेज प्राइस स्पाइरल। आया? देखो अब इसको डायग्राम से समझो। इकोनॉमी में क्या चल रहा है बताओ? एक्सेस डिमांड चल रही है। अब एक्सेस डिमांड की वजह से सेम ऊपर वाला पार्ट रिपीट कर रहा हूं, क्या आ रहा है? प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यस सर, ये तो आप बहुत बढ़िया बता रहे हो, प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आ रहा है। अब प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन increases due to increase in wages। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी इसलिए रही है क्योंकि वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, अब आप वेजेस बढ़ाओगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो क्या होगा? राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल को बढ़ने को ही अपन क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। अब जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो लोगों का रहने, खाने, पीने का खर्चा बढ़ेगा, यानी राइज होगा इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। और जब लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो वो और ज्यादा तनख्वाह मांगेंगे, तो वापस से राइज इन वेजेस होगा। तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? अब ये कहानी यूं ही चलती जाएगी। वेजेस बढ़ी इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से वेजेस बढ़ानी पड़ी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, फिर वेजेस बढ़ाई, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, फिर प्राइस लेवल बढ़ा, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी, फिर वेजेस बढ़ानी पड़ी, फिर वेजेस बढ़ानी पड़ी, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, फिर प्राइस लेवल बढ़ा, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी, फिर वेजेस बढ़ानी पड़ी, फिर वेजेस बढ़ाई, चलती जाएगी कहानी। स्पाइरल क्या है? जो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, नेवर एंडिंग है। और इसको एंड करने का एक ही तरीका है, शॉर्ट रन में तो ये एंड ही नहीं हो सकता, लॉन्ग रन में यू ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजी। So better technology will be able to produce higher output on the given resources. Short run में this spiral cannot end. This spiral can only be brought to end by two tariqas, by two methods. Either you increase the resource, but how do you increase the resource? They already are fully utilized. So resources increase करना is not an option. So what is the other option? You improve the technology, but technology cannot change in short run. It can only change in long run. Last but not the least, loss of profit होएगा। Loss of profit होता है due to unfulfilled demand। अब की बार loss of profit क्यों होगा? Due to unfulfilled demand। कस्टमर मेरे पास आएगा, अब जो डिमांड है वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है, मतलब जितना आउटपुट है डिमांड उससे ज्यादा है। आउटपुट से ज्यादा डिमांड है तो कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो मुझे खाली लौटाने पड़ेंगे, उनकी डिमांड को मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड आई विल हैव टू फेस लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक बार बुक में पढ़ना, देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना।
वापस से 4 क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आप क्या बोलोगे? लाइक डेफिशिएंट एडी, excess demand also causes loss of profit. Profits are lost because producers are not able to increase their production, which results in unfulfilled demand in the economy. बोलो आया? अब सर मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर में अपना एक तो सिंपल इशू है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस, वो तो ठीक है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड हो गया, वो तो 5 मिनट का है। उसके बाद ये कि इनको कंट्रोल कैसे करें, तो इनको कंट्रोल करने के टूल ऑलरेडी अपन ने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ लिए। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड टू कंट्रोल क्या? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। वो मैं रिवाइज करा दूंगा कल। तो कल बेसिकली जो होना है वो बैंकिंग का रिवीजन होना है। कल जो बेसिकली होना है वो बैंकिंग का रिवीजन होना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने कल बैंकिंग के नोट्स एक बार ले आना, ठीक है? अगर आप नहीं कैरी कर रहे हो तो प्लीज एक हैबिट बनाना, कल बैंकिंग के नोट्स ले आना। तो वंस यू ब्रिंग बैंकिंग के नोट्स टुमारो वी विल रिवाइज द थिंग एंड बी डन विद इट। डन है? आप पूछ रहे थे, बताओ बेटा क्या पूछ